नमस्कार, मैं विमल यादव नेशनप्रेन्योर का मुख्य कार्यकारी होने के नाते आज पंकज साहे जी जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे युवाओं का राजनीति में अनुभव और उनको राजनीति की परिपक्वता के बारे में जानकारी देने के लिए उनसे बात करेंगे। तो आइए पंकज साहे जी से बात करते हैं। तो पंकज साहे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इस विषय पे चर्चा के लिए अपने प्रश्नों को लेकर के आप मेरे पास आए हैं। और आपने कहा कि युवाओं को राजनीति के विषय में काफ़ी संशय की अवस्था होती है, तो उसको दूर करने के लिए आपके कुछ प्रश्न हैं जिसका जवाब मैं आज दूंगा। तो आप मुझसे अपने युवाओं की तरफ से जो भी प्रश्न है आप मुझसे पूछिए। जी, तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा देश जो 1947 में आज़ाद हुआ और तब से लेकर के अब तक करीब 77 साल हो गए हैं, और 77 साल के बाद भी हमारे देश के युवाओं की अगर स्थिति देखी जाए तो वो अपनी जो राजनीतिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो दरियां बिछाने या फिर नारे लगाने इसको ही राजनीति समझ बैठते हैं। और दूसरा, ये ऐसा क्या कारण है कि वो केवल यहीं तक सीमित हो गए हैं। दूसरा मेरा सवाल इसमें ये है कि आज की राजनीति में अगर हम बात करते हैं तो 50 साल के जो लोग होते हैं उनको भी युवा माना जाता है। लोग कहते हैं कि युवा हैं, ये 50 साल के युवा हैं। तो क्या राजनीति में जो युवा आज की डेट में हैं वो अपरिपक्व हैं, या वो मैच्योरिटी नहीं है उनके अंदर? बहुत अच्छा प्रश्न विमल जी आपने किया है। और दुर्भाग्य है इस देश का कि अभी भी हम जो 50 साल से ऊपर के राजनीतिक हो गए हैं उनको हम युवा राजनीति कहते हैं। युवा राजनीति क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका दिमाग से वो 50 साल पार करते हैं तब उनको हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था समझ में आती है कि राजनीतिक व्यवस्था है क्या। लेकिन आप नेशनप्रेन्योर की तरफ से जो आप चाहते हैं कि हम युवाओं को संदेश दे पाएं कि आइए, राजनीति गंदी नहीं है। राजनीति को गंदा करने वाले लोग उसी मानसिकता के पैदा होते हैं, इसलिए गंदी होती है। आज सबसे पहला सवाल आपका था 1947। आप ये देख लीजिए, देश जब आजाद हुआ तो देश का जो आजाद हिंदुस्तान या इंडिया या भारत या आर्यवर्त जो भी आप इसको कह लीजिए, इसका तो आधार ही गंदी राजनीति से शुरू हुआ। तो युवाओं को क्या समझ में आना है? जब एक साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग कंधे से कंधा मिलाकर के अंग्रेजों के खिलाफ देश के आंदोलन में साथ थी, तो ऐसी कौन सी प्रेरणा, उस समय के तो यंग ही थे जिन्ना और नेहरू जी, ऐसी कौन सी प्रेरणा जागृत हुई जहां उनके लिए प्रथम उनका जो विशेष संबंध है अपनी धार्मिक या जातीय या उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट कह लीजिए, वो उनका बीच में आ गया, देश पीछे हो गया। जो स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था वो पीछे हो गया। आपको यहां से चलना पड़ेगा। देखिए, इसकी बीज तो अंग्रेजों ने बो दी थी, और इसकी बीज अंग्रेजों ने जब 1935 का एक्ट आप पढ़ेंगे, जो कि आज भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो 80% प्रोविजन है, 80 छोड़िए, मैं तो 90 कहता हूं, 90% प्रोविजन जो है उसका सूत्रधार 1937 का एक्ट है। उसमें जो बीज बोई गई, तो हमारे नेता परिपक्व जो थे उन लोगों ने अंग्रेजों का उस अधिनियम का विरोध करना नहीं चाहा, और जो यंग थे, जो युवा थे, उनको उस पे ध्यान नहीं था। विधानमंडल में सदस्यता में किसकी सीट कितनी आएगी इस पे ध्यान था। सत्ता की लोलुपता जब तक बनी रहेगी तब तक युवा राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कभी भी जो आप सोच रहे हैं कि अपरिपक्व है, वो अपरिपक्व ही रहेंगे। देखिए, देश आजाद होने के बाद भी एक ऐसी घटना हुई देश में, इमरजेंसी का समय था जी। तो 1975 का आप उठाइए, इंदिरा गांधी बांग्लादेश को आजाद करा चुकी थी जी। नए देश का निर्माण कर चुकी थी।
उनको एक दुर्गा के रूप में देखा जाने लगा, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री उभर के आई थी। लेकिन जब उनके खिलाफ लामबंद हुए तो यूथ ही लामबंद हुए। सिर्फ इमरजेंसी इसका देन नहीं है कि इंदिरा गांधी ने तमाम तरह के जो पाबंदियां थी वो लगानी शुरू कर, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उसमें गुजरात का भी मामला उठता है, बिहार का भी उठता है, बहुत सारी चीजें हैं, करप्शन भी उठते हैं। तो यूथ तो सबसे ज्यादा करप्शन से परेशान है। नौकरी के लिए कहीं जाता है, कहीं इंटरव्यू के लिए जाता है, कहीं कुछ होता है तो कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं है और उसका विरोध नहीं कर सकता है, तो उसको एक लीड करने के लिए लीडर आता है। अभी आप देख लीजिएगा बिहार में बीपीएससी को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन को लेकर चलने लगा, इस बहुत सारी ऐसे विवाद चलते रहते हैं। तो सबसे पहले मुझे यूथ को ये बताना पड़ेगा, किसी पार्टी से ऊपर, नेशनल की जिम्मेदारी है कि किसी पार्टी से ऊपर उठ करके किसी ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर को खड़ा करिए, जैसे वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कुछ भी बनता है, तो वो एक राजनीतिक व्यक्तित्व का आदमी भी बने। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो राजनीति करे युवा आज की डेट में, वो एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल लेके करे, एकदम उसको भी व्यापार की तरह लीजिए। आप जैसे एंटरप्रेन्योर, आपने देखिए शब्द को अच्छा चुना है, एंटरप्रेन्योर और नेशनलप्रेन्योर, ये दोनों में सिमिलरिटी क्या है? एक तरफ आप कह रहे हो कि आप एक अच्छे व्यापारी बनो, अपने कंपनी का बढ़िया से टारगेट ले जाओ ऊपर तक, या नौकरी करते हो तो अच्छे पोजीशन तक पहुंचो, और तो उसमें आप सब कुछ देते हो। राजनीति को भी अगर आप ऐसे ही लोगे, किसी पार्टी में आप किसी पदाधिकारी में पद पे अपॉइंट हो गए, तो उस पद पे उसकी गरिमा और उसके द्वारा जो निस्वार्थ भाव से जो पार्टी के लिए करना है कि कैसे ग्रोथ ले, उसमें अगर आपको नॉलेज हो तो आपको उसमें बढ़ना चाहिए, न कि किसी के बहकावे में आकर के कि हमें सांसद बनना है, हमें विधायक बनना है, हमें पार्षद बनना है। इन होड़ में शामिल मत हो। जब तक आपको पता ही नहीं है कि इसके आगे का कहानी कौन लिखेगा, तो वो लिखने वाले ऊपर बैठे हैं, जिसको आप बोल रहे हो कि युवा राजनीतिज्ञ हैं, वो युवा नहीं है, शरीर से तो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन दिमाग उनका भी अभी युवा हो रहा है। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और जो 50 साल की बात जो कर रहे हैं कि 50 साल तक भी नेता या 50 साल से ऊपर हो जाता है उसको भी युवा माना जाता है, तो ये हमारा ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है। यही मैं कहा कि अब आइए इसके लिए देखिए, देश आजाद से लेकर के अभी तक का पूरा विश्लेषण करना पड़ेगा। देश आजाद हुआ तो आप देखिए कि वहां पे अगर हम बात करें, परिपक्व आदमी किसको मानते थे? गांधी जी को मानते थे जी। गांधी जी के साथ जितने लोग थे वो लगभग उस समय युवा ही थे। बिल्कुल। जो चाहे वो जवाहरलाल नेहरू ले लीजिए, मौलाना आजाद ले लीजिए, चाहे वो जो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे कांग्रेस के टीम में, उधर जिन्ना ले लीजिए मुस्लिम लीग को, तो ये सारे में देखिएगा कि जो दो लोग थे, नेहरू एंड जिन्ना, इन दोनों के हाव भाव को देखिए, बड़े ही हायर क्लास के थे। और दूसरी बात यह है कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ी थी। एक मोतीलाल नेहरू अपने आप में शख्सियत थे। बिल्कुल। तो इनको जो, जैसे आज देखिए कोई बच्चा बहुत हायर ग्रेड में पढ़ता है तो उसको एयर कंडीशन फैसिलिटी दी जाती है, स्कूल में एयर कंडीशन जाता है, लेकिन वो वास्तविकता से बहुत दूर रहता है। हाँ, बिल्कुल। नेहरू और जिन्ना दोनों वास्तविकता से दूर रहे और इनका सिर्फ और सिर्फ एक जगह ध्यान था, और वो था कि किसी तरह से जब तक अभी अंग्रेजों के साथ भी हमने सत्ता सुख भोगा है, आगे भी हम सत्ता सुख भोगे। और उस मतलब कह लीजिए कि एक तरह का ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि जिसका परिणाम यहाँ की आम जनता भोगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यूथ राजनीति में, परिवार भी कहता है कि कहाँ तुम राजनीति में हो, मत जाओ, राजनीति गंदी होती है। अगर राजनीति गंदी हुई तो उसी राजनीतिक व्यवस्था से आप चल रहे हैं। आप ये देखिए, राजनीति से नहीं चल, राजनीतिक व्यवस्था से चल रहे हैं। बिल्कुल। तो राजनीतिक व्यवस्था की तो आपको जानकारी नहीं है। आज मैं किसी स्टूडेंट से, यूथ से पूछूं कि आप एक चीज बताओ कि हमारे यहाँ कोई भी कानून आता है तो सबसे पहले उसको बिल लाया जाता है। हाँ। विधायिका में लाया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, 4 स्तंभ माने जाते हैं, तो बचपन से पढ़ाई जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर पूछा जाए कि कैबिनेट कमेटी हमारी कितनी है, जो कमेटी हमारी कैबिनेट कमेटी कितनी है, तो कितने लोगों को पता है? बिल्कुल। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि कार्यपालिका मजबूत हो जाती है, कभी कभी विधायिका मजबूत रहती है। ऐसा हुआ है। देखिए इंदिरा गांधी जी के समय में कार्यपालिका मजबूत हो गई थी। जी।
आज मोदी जी के समय कार्यपालिका मजबूत हो गई। विधायिका जब हम ज्यादा तो कहने का मतलब मैं कुछ और जा रहा हूँ, क्योंकि डाइवर्ट हो जाऊंगा, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ कि बहुत ही बिल्कुल पॉइंट पे रहते हैं जी। तो आज की डेट में अगर कार्यपालिका मजबूत होगी तो न्यायपालिका, पत्रकारिता सभी उसके अंडर में आ जाएंगे। तो सबसे बेहतर ये होता है कि एक अच्छा पॉलिटिशियन पैदा हो जो देश के बारे में सर्वप्रथम सोचे। बिल्कुल, नेशन फर्स्ट बोलने से नहीं होगा, नेशन फर्स्ट को नेशन फर्स्ट बनाना पड़ेगा। और उसके लिए मैं किसी भी पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूं, आपका काम है कि आप ऐसे यूथ पैदा करें, ऐसे यूथ को समझाएं, यानी विजन पैदा करें कि वो जो यूथ है वो वाकई में जब बैठे कहीं तो लगे कि यार हमारे देश का नेता है। बिल्कुल। तो नेशन प्रेन्योर का जो विचार है वो विचार ये है कि जो भी यूथ है आज की डेट में, वो यूथ आगे बढ़े लाइफ में और अपने पॉलिटिक्स में करियर बनाए, लेकिन उसमें एक विचारधारा इस चीज़ को लेके चले कि अगर देश का विकास करना या किसी भी राष्ट्र का विकास हो तो उसमें से सबसे पहले जो प्रत्येक नागरिक है, नागरिक का विकास होना चाहिए। नागरिक का विकास हो गया तो राष्ट्र का विकास अपने आप हो जाएगा। तो इस पे आपका क्या कहना है कि ये विचार नेशन प्रेन्योर जो लेके चल रहा है, उस विचार पे युवा भरोसा करके आगे बढ़ेंगे? एकदम भरोसा करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या है कि जब आप फैक्ट रखेंगे जी, जैसे आपने अच्छी बात बताई, हम तो आपसे सलाह कर रहे हैं या आपको बता रहे हैं या आपको गाइड कर रहे हैं कि आप किसी यूथ को पढ़ाने जीडीपी मत जाइए जी, आपको उसको एचडीआई पढ़ाइए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया कहाँ है? बिल्कुल, आप इसको ये बताइए। आप देखिएगा बहुत सारे यूथ को जो राजनीतिक नेताओं के साथ चुनाव में शामिल होते हैं, इनको दारू, मुर्गा, पैसा, मोटरसाइकिल पे तेल भरा लिया और चिल्लाते हुए सड़कों पे चल रहे हैं पागलों की तरह, कुछ पता नहीं। और यही इस्तेमाल होते हैं मरने के लिए, कटने के लिए, और इनका परिवार त्रासदी झेलता है जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स का डिस्कशन करिए कि हमारा देश का आबादी इतना ज्यादा है, इस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे बढ़े, एक प्रति व्यक्ति आय का लिविंग स्टैंडर्ड, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सब चीज कैसे बढ़े, मानसिक तनाव में न रहे, ये सूचकांक होनी चाहिए। बिल्कुल, है ना? तो नेशन प्रेन्योर इन्हीं चीजों को लेके चल रहा है और यूथ को अवेयर करना चाहता है कि वो राजनीति में जाएं तो कैसे जाएं और क्या करें। एकदम, पहले तो बेसिक से जानना जरूरी है। इसके लिए देखिए होता क्या है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो नेक्स्ट सीजन में हम लोग इसको रखेंगे क्योंकि ये बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। तो आप अपने प्रश्नों के साथ रहिएगा, उसको मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल। तो ये थे पंकज सहाय जी और जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनसे हमने बात की और अगले जो एपिसोड होंगे उनमें हम इससे बढ़ के और भी क्वेश्चंस लेंगे और उन पे बात करेंगे। और जो यूथ है, हमारा जो मकसद है कि यूथ को राजनीति की जो नॉलेज है, राजनीति के बारे में अवेयर करना, जिससे कि वो राजनीति में अपना कैरियर बना सकें और राजनीति को ट्रेडिशनल राजनीति की तरह ना लें बल्कि एक एंटरप्रेन्योरियल तरीके से लेके चलें उसको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।